हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू वीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है? जो बहुत सारे नेशंस के अंदर चल रही हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे नेशंस को साथ में लेकर चल रही हो। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली वर्क करती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है उसको भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आप यूनाइटेड नेशंस का लोगो देख लो। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे। सेकंड चीज हमें क्या दिखनी है कि यहाँ पे ऑलिव ब्रांचेस आपको दिखेगी। अब ऑलिव ब्रांचेस किसके लिए लगाई जाती है? क्योंकि हमें पीस बतानी होती है। तो ऑलिव ब्रांचेस क्या बताती है? पीस बताती है। और क्योंकि यहाँ पे सारी कंट्रीज आ जाती है, सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, तो ये वर्ल्ड पीस को बताती है। अब यहाँ पे एक और कार्टून इमेज आपको दे रखी है, उसको भी देखो। ये क्या है? आपको एक कार्टून दे रहा है जहाँ पे क्या है, बहुत सारा वार हो चुका है। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग वार होता है, यानी बहुत ज्यादा तबाही वाला वार होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ये वार क्या हुआ था? जून 2006 के अंदर हुआ था, जब इजराइल ने लेबनान को अटैक करा था। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका बोलना था कि एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका क्या नाम है? हिजबुल्लाह, और उसको हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया था। बहुत सारे जो स्टेट इंडस्ट्रीज है, सब कुछ, मतलब जो बिल्डिंग से सब कुछ हटा दी गई थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय करा गया था। तो ये वार हुआ था। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का आप बोलोगे कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला? तो यूनाइटेड नेशंस ने अगस्त के अंदर क्या किया था? रेजोल्यूशन पास किया था। और उसको अप्लाई कब किया गया? इजराइल की जो आर्मी जो है वो कब हटी? अक्टूबर के अंदर। अब मुझे बताओ, जून के अंदर शुरू हुआ, अगस्त में रिजोल्यूशन पास किया और अक्टूबर में हटी इजराइल की आर्मी। क्या ये इफेक्टिव चीज है? उतने टाइम तक आप देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 5 महीने हो गए जब तक वहां के लोगों को है ना इतने ज्यादा बुरे हालत में रह रहे हैं। तो क्या यूएन इफेक्टिव है अगर कोई वार हो जाए तो इसका आंसर हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यूनाइटेड नेशंस है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट चीज है जो आपको हर चीज सॉल्व कर लेगा। जैसे कार्टून में हमने देखा ना, वैसे ही बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इनइफेक्टिव रहा है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ये तो नहीं बोल सकते कि वो सब कुछ कर सकता है, परफेक्ट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि परफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकता, पर जो भी है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे देता है जिसके अंदर हम क्या कर सके? मैटर्स डिस्कस कर सके। अब इसके अंदर आप देखोगे एक होप देता है हमें कि पीस और प्रोग्रेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें गारंटी दे रहे होगी, पर एक होप है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेकेंड जनरल सेक्रेटरी थे, डैग हैमरस्कॉट, उन्होंने बोला था कि यूनाइटेड नेशंस एकदम ऐसे परफेक्ट वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने के लिए नहीं बना है, ह्यूमैनिटी को हेवन तक पहुंचाने के लिए नहीं बना है, पर उसको हेल से यानी नरक से बचाने के लिए बना है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड ना बन जाए जिसके अंदर वार ही वार हो रहा हो। पर हम ऐसा भी वर्ल्ड नहीं बना सकते यूनाइटेड नेशंस कि एकदम परफेक्ट वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई वार ना हो, शांति ही शांति हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। शशि थरूर की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने कोट किया था कि चर्चिल ने क्या बोला है कि अगर हम बातचीत करें वो ज़्यादा बेटर है अगर हम वार लड़ने जाए। तो यूनाइटेड नेशंस की भी ये सिंपली है कि आप है ना बातचीत करो, वार लड़ने मत जाओ। बातचीत आपको ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन दे देगी एज कम्पेयर टू द वार, क्योंकि वार से अल्टीमेटली क्या होता है? नुकसान तो होता ही होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए हमें। क्वेश्चन भी क्या आ रहा है? वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए? सबसे पहला तो ये सबका सारी चीजों को आपको नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, सारी चीजों का आंसर नहीं होते, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वार और पीस दोनों में ही हेल्प करते हैं हमारी। यानी कि अगर कोई कंट्री वार में जा रही होगी और उसके ऊपर कोई हमला कर रहा होगा तो यूनाइटेड नेशंस उस कंट्री की हेल्प करेगा। सेकेंड चीज, अगर कोई पीसफुल मैटर सॉल्व करना होगा, मतलब वार ना हो, ऐसा कुछ काम करना, तो उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशंस बहुत सारी कंट्रीज को साथ में लाएगा ताकि
पीसफुली हम मैटर सॉल्व कर सके। कंट्रीज साथ में कोऑपरेट करेगी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ताकि लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो सके। और इसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अदरवाइज वार में बदल जाता है उसको हम पीसफुली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे, आप देखोगे 1000 इश्यूज हैं जिसके अंदर हमें वार में चला जाना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। पर इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक इश्यू के लिए हम वार पर जाए, वरना तो कोई कंट्री चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि हर इश्यू पर वार के लिए नहीं जा सकते हम। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, इनको डिस्कस करना होगा ताकि इनके लिए सॉल्यूशन पीसफुली हम निकाल सके। ठीक है, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट बिना वार के हम रिजॉल्व कर सकते हैं और इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कोई सुपर स्टेट नहीं, सुपर स्टेट का क्या मतलब है कि एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सब कुछ कर लेगी, एक सुपर स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट ने ही तो बनाया है। अब जब तक स्टेट उनका कहना मानेंगे, यूएन का जब तक कोई कहना मानेगा तब तक ही वो काम कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूएन का कहना नहीं माना तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूएन उन्हीं स्टेट से तो बना है, अगर वो ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यूएन भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इस सिंपल से ध्यान रखना, यूएन एक ऐसी परफेक्ट चीज़ नहीं है, बट हाँ जो भी है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि हम मेंबर स्टेट्स को, मतलब यूएन के 193 मेंबर्स, याद रखो 193 मेंबर्स है, उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से रिजॉल्व कर सके। ठीक है, और इसकी वजह से ग्लोबल कोऑपरेशन भी बढ़ता है। और कुछ आप देखोगे कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हो गया या फिर कोई ग्लोबल वार्मिंग होगी या फिर ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा ग्लोब अफेक्ट हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा, एक ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए हेल्प करेगा कि आप ग्लोबल कोऑपरेशन करो। और क्योंकि ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसको अगर आप ग्लोबली नहीं करते तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे जो वर्ल्ड है उसको साथ में आकर कोऑपरेट करना पड़ता है और उसी के अंदर यूनाइटेड नेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। बट ये जो कॉपरेशन है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम हाँ मैंने करा और बहुत ईजिली हो गया, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट नेशंस हैं, आपको बताओ मैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इतने सारे लोगों को आप देखो कि एक साथ आकर एक ही एस्पिरेशन सब ऐसे कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी नीड्स अलग होती है। ठीक है, कोऑपरेशन करना है, सबको पता है कि मुझे कोऑपरेट करना है, तब ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। बट क्या एक्चुअल में वो कोऑपरेट करता है? नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो नेशंस है वो कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे जो कोऑपरेशन, अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके जो कॉस्ट निकल कर आती है उसको शेयर कैसे करना है, कैसे जो बेनिफिट मिल रहा है हमें उस प्लान से उसको कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे हम दूसरे नेशन को भी बोलेंगे कि हाँ तुम ये करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये सारे जो डिसएग्रीमेंट्स ही नेशंस के बीच में चलते हैं और यूनाइटेड नेशंस इसी में हेल्प करता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, आइडियाज़ देगा कैसे कोऑपरेट करना है, मैकेनिज्म देगा, जो रूल्स आपको बताएगा और ब्यूरोक्रेसी भी देगा। ठीक है, कॉस्ट को शेयर करवाएगा। ठीक है, और अगर जो बेनिफिट मिल रहा है उसको भी इक्वली डिवाइड होगा, फेयरली डिवाइड होगा और एग्रीमेंट कराएगा जिसकी वजह से क्या हो, दूसरा जो नेशन है वो भी क्या करे, आपस में क्या करे, माने उस रूल्स को। तो ये सारी चीज़ें पर ही यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रोल प्ले करते हैं कोऑपरेशन कराने में। अब आप देखोगे कोल्ड वार क्या था, आपको सिंपल सा पता है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो सबसे पहले हम सिंपल समझते हैं कोल्ड वार क्या था। एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए। ठीक है, कोल्ड वार ये था। अब यहाँ पे जैसे जैसे यूएसएसआर का डाउनग्रेड हुआ, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। यूनिपोलर वर्ल्ड यानी जिसके अंदर एक मेजर पावर है, कौन सी है, यूएस की। ठीक है, जो पावरफुल बन गया। अब यूएन के अंदर जो रोल है वो कौन निभा रहा है, ज्यादा यूएस निभा रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया कि हम यूएस की पावर को लिमिट कैसे करेंगे। अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। पर अभी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, यूएन कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले आप सोचोगे कि यूएन तो यार शुरू से ही था ऐसे, अभी थोड़ी ना बना ऐसा। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी मत रखना। यूएन नहीं था पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन था। क्या था, लीग ऑफ नेशन। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बना था। अब ये ध्यान रखना, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, वो क्यों बनता है, बिकॉज हमें कॉपरेशन चाहिए एंड वार को प्रिवेंट करना है, वर्ल्ड वार ना हो। अब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो ऐसा सोचा गया कि वर्ल्ड वार 2 नहीं होना चाहिए, पर इसके लिए क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। पर क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 हो गया, तो लीग ऑफ नेशन तो टोटल फेलियर निकला।
तो अब हमें क्या करना है, एक और इंटरनेशनल बॉडी स्थापित करनी है, ठीक है, जो 1945 के अंदर यूएन बनाया गया आफ्टर वर्ल्ड वार 2, और यूएन चार्टर को 51 स्टेट्स ने साइन किया था। अब अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाता है तो यूएन भी हट जाता है, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए यूएन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन तो हट गया, उसको हटाई दो। सेकेंड इज यूएन। अब यूएन के गोल्स क्या है? सबसे पहले तो हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हटाना है, कोऑपरेशन करना है, और जो वार है वो ना हो उसको ध्यान में रखना है, और सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, उसकी वजह से क्या होगा, वार प्रिवेंट होगा। और वार प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, कोऑपरेशन करना। कोऑपरेशन करने के लिए हमें वार को तो प्रिवेंट कर लिया, उसके साथ में हमें डेवलपमेंट भी करना है ताकि वार और ज्यादा प्रिवेंट हो जाए, तो उसके लिए सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है। ये 4 मेन इसके गोल्स है, ठीक है। देन फिर धीरे धीरे ग्रो होता गया, और अभी इसके पास 193 मेंबर स्टेट्स है, ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आ जाती है। पर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। देखो, हर एक जनरल असेंबली के अंदर हर एक मेंबर के पास एक वोट है। 193 मेंबर्स है, सबके पास एक एक वोट है, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक और काउंसिल है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर्स है? आपको 15 मेंबर्स है। ऐसे क्या है, 15 के पास एक एक वोट है, ठीक है। अब इसमें से 15 में से भी 5 के पास एक ऐसा वोट है जो अगर वो कर देता है तो बाकी सबके, मतलब 14 वोट होंगे ना। एक इंसान ने, एक कंट्री ने क्या करा, नेगेटिव में वोट कर दिया। नेगेटिव वोट को हम क्या बोलते हैं, वीटो बोलते हैं। वीटो यानी कि इन 5 के पास ऐसी पावर है कि वीटो लगा सकते हैं। वीटो यानी कि नेगेटिवली वोट कर सकते हैं। तो जो 14 लोग होंगे ना जिन्होंने बोला होगा कि हाँ फेवर में वोट कर दिया होगा, उन सबका वोट खारिज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, बस उस एक कंट्री की वजह से। और ये 5 कंट्रीज कौन सी है? रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना, और ये परमानेंट मेंबर्स है। इनको सिलेक्ट कैसे किया? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद में बहुत ज्यादा पावर होल्ड कर रहे थे, जो मेजर पावर है वो इनके पास थी, इसकी वजह से इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर्स की तरह। और फिर आए सिक्योरिटी, जो सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल क्या होता है? जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जो मेजर, जो हाईएस्ट हेड होता है ना यूएन के, वो यही होते हैं। अभी कौन है एट प्रेजेंट? अंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, जो 9 सेक्रेटरी जनरल है। और वो कब बने थे? 1 जनवरी 2017 को। और ये क्या है, पहले प्राइम मिनिस्टर के थे, कहाँ के? पोर्टुगल के। और यूएन हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। देन यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ की एजेंसीज हैं जो आपको याद रखनी होगी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNICEF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है हमारा? वार और पीस डिस्कशन, जो कहाँ होता है? जनरल एंड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज, बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज है। चिंता मत करो, हम इस वीडियो के एंड में वही एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस के ये जो है ना प्रिंसिपल ऑर्गन्स दे रखे हैं, आपको एक बार इन्हें रीड कर लेना है। जो एग्जाम है उसके अंदर कम आता है ये चांसेस, बट फिर भी आपको एक पता होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस, मैंने आपको क्या बोला कि एक परफेक्ट बॉडी नहीं है, तो परफेक्ट बॉडी नहीं है तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, राइट। तो रिफॉर्म्स की हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, भले कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिफॉर्म्स तो चाहिए चाहिए। तो यूएन के अंदर भी क्या चाहिए? हमें रिफॉर्म्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर कैसे रिफॉर्म्स चाहिए, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, उसके ऊपर डाउट आ जाता है। सबसे पहला तो रिफॉर्म क्या चाहिए? 2 बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स जो हर कंट्री चाहती है कि यूएन के पास हो ही हो। सबसे पहला क्या चाहिए कि रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, यानी कि वो कैसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर रिफॉर्म चाहिए। सेकेंड रिफॉर्म किस में चाहिए कि कौन सा, अगर यूएन के अंदर कौन से ऐसे इश्यूज आते हैं जिसके ऊपर यूएन डिस्कस कर सकता है, यूएन जिसके ऊपर डिबेट कर सकता है, ऐसे कौन से इश्यूज आते हैं। सारी कंट्रीज बोल रही है कि हमें रिफॉर्म तो करना है, पर कैसे करने हैं,
क्या करने हैं और कब करने हैं, इसके ऊपर क्या है, डिसएग्रीमेंट है। सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है, फंक्शन कैसे कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके ऊपर सबसे बड़ा डिस्कशन है। सबसे पहले आप देखो कि मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स है और 5 क्या है परमानेंट मेंबर्स है। ये जो परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर सिंपल समझना, वीटो पावर इज द पावर जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव के अंदर वोट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक इंसान का वीटो चला गया ना, तो जितना भी जो 14 लोगों ने ना सही फैसला भी दिया ना कि फेवर में बोल रहा है, पर वो सारे फैसले खारिज हो जाएंगे और उस एक इंसान के वीटो की वजह से, एक कंट्री के वीटो की वजह से क्या होगा, वो फैसला यूएन के अंदर आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये होते हैं वीटो पावर जो 5 कंट्रीज के पास है जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, डिमांड चल रही है कि हमें 5 कंट्री से और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स है उन दोनों की ही मेंबरशिप को बढ़ाना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो। और ज्यादातर मेंबर्स हमें एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से लेने चाहिए। ठीक है, और जो ये तो सारे व्यूज किसके थे, जो एशियन वाली कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या फिर ऐसे कंट्रीज जो एशिया से है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज है जिनका रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या चाहते हैं कि बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो, बजट का अच्छा से प्रोसीजर हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है यूएन का, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि यूएन के अंदर भी 2 व्यूज है कि यूएन कहाँ पे काम करेगा। सबसे पहला व्यू है कि ये क्या करना चाहिए, पीस और सिक्योरिटी के अंदर भी हेल्प करनी चाहिए इसको, कंट्रीज में जहाँ पे वार हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकेंड बोल रहे हैं कि यूएन को सिर्फ अपना डेवलपमेंट का काम रखना चाहिए और ह्यूमन एड का काम रखना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, पॉपुलेशन, जेंडर, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन राइट्स है, इनके ऊपर काम करो। वार और इसके अंदर कंट्रीज के अंदर मत इंगेज हो आप। ठीक है, पर यहाँ पे जो कोल्ड वार हुआ उसके बाद में क्या रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहला तो कोल्ड वार के अंदर चेंजेस क्या है, यूएन जो यूएस है वो एमर्ज हो गया एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। ठीक है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। ठीक है, और यूएस और रशिया का कॉपरेशन इंप्रूव हुआ। पहले क्या था, यूएसएसआर कम्युनिस्ट पर था, फिर यूएसए कैपिटलिस्ट पर था, कॉपरेशन नहीं था। देन यूएस बना कैपिटलिज्म में, यूएस पहले से कैपिटलिज्म में था। देन रशिया भी कैपिटलिज्म को फॉलो करने लग गया शॉक थेरेपी से। अब ये सब इंक्लूडेड है चैप्टर 1 के अंदर, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर दे रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हो, उसके बिना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देन चाइना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बन गया और इंडिया भी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने लगा और एशिया की जो इकोनॉमीज थी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पर ग्रो करने लगी। बहुत सारी न्यू कंट्रीज भी आ गई। क्यों बनी, क्योंकि सोवियत का ब्रेकअप हुआ तो उससे बहुत सारी न्यू कंट्रीज आ गई और बहुत सारी न्यू कंट्रीज जो कॉलोनाइजेशन से फ्री हुई थी वो भी आ गई और नए नए चैलेंजेस भी आने लगे, जैसे जेनोसाइड यानी मास किलिंग होने लगी, सिविल वार होने लगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, टेररिज्म होने लगा, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन यानी कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको अक्वायर करने की प्रॉब्लम आ गई, क्लाइमेट चेंज होने लगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ और एपिडेमिक्स आने लगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि ये सारे इतने सारे इश्यूज हैं, इन सबको यूएन सॉल्व कर रहा है क्या यूएन इतना इनफ है कि वो सॉल्व कर सकता है। तो इसकी वजह से रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात होने लगी कि यूएन के अंदर रिफॉर्म्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पर एग्रीमेंट कैसे हो कि ये कौन कौन से रिफॉर्म्स करने हैं। 3 मेन कंप्लेंट्स थी, याद रखो। सबसे पहले तो सिंपल सी 3 मेन चीज़ें चल रही थी कि 3 मेन चाहते थे, बहुत सारे कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज चाहती थी कि 3 मेन चीज़ों पर है ना क्या हो, रिजोल्यूशन पास हो या फिर 3 मेन चीज़ें इंप्रूव हो। सबसे पहला क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात हो रही है, जो क्या बोल रही है कि अभी के टाइम पर अभी जो रियलिटी है उसको वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही। आप तो किसी भी बात लेकर चल रहे हो कि 5 परमानेंट मेंबर है वर्ल्ड वार 2 के बाद, अरे भाई अभी तो बात चेंज हो चुकी है ना। सेकेंड चीज़ क्या है, ये जो डिसीजन है वो सिर्फ वेस्ट की वैल्यूज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और थर्ड चीज़ क्या है कि एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, जैसे एशिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, अफ्रीका का नहीं हो रहा, तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से 1997 के अंदर यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल थी कोफी अनन, उन्होंने इंक्वायरी की थी जिसके अंदर था कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को हम कैसे चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि हमें इकोनॉमिकल पावर मेजर होनी चाहिए वो कंट्री। सेकेंड,
मिलिट्री पावर में भी ज़्यादा होनी चाहिए और यूएन के बजट के अंदर भी अच्छा कंट्रीब्यूट करे, पॉपुलेशन के टर्म में भी बड़े नेशन हो यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। काउंसिल के अंदर आपको डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए यानी कि बहुत सारे जोग्राफिकली या फिर इकोनॉमिकली या कल्चर वाइज आपको डाइवर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है, देखो मेजर पावर होनी चाहिए, इसके अंदर एक बार भी आपको ये बताया नहीं है कितनी मेजर पावर होनी चाहिए, क्वांटिटी वाइज कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, कितनी भाई कितनी मेजर पावर रहे, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करे, कितनी पॉपुलेशन हो, ठीक है, कितनी जो है वो डाइवर्सिटी हो, किस टर्म में डाइवर्सिटी हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये प्रॉब्लम भी थी इस क्राइटेरिया के साथ यानी कि बता तो दिया कि हाँ ये होना चाहिए पर कितना करना है वो कुछ बताया नहीं, तो वो करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहते हैं। और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन से और भी ज़्यादा इश्यूज आने लगे, जैसे आप देखोगे एशिया के अंदर सिर्फ चाइना है एक मेंबर, ठीक है, अफ्रीका के अंदर है ही नहीं, लैटिन अमेरिका के अंदर भी नहीं है, साउथ अमेरिका के अंदर भी नहीं है, तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना भाई, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन क्या आपको रीजन वाइज करना चाहिए, सब रीजन वाइज करना चाहिए, उसके ऊपर भी आ रहा है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, कल्चर कितना होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही है। और एक और चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो अलग अलग लेवल्स पर है डेवलपमेंट के, तो ये भी पता नहीं है कि किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है, ठीक है। नेशंस के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, वो उसको कैसे करना है, ठीक है। और ये एक और चीज़ आई है कि यहाँ पे जो वीटो पावर है उसको अबॉलिश करने की बात हुई है। क्यों अबॉलिश करना है, सपोज आप देखो दिस इज़ अ कंट्री, हम अभी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है, 2 कंट्रीज की 3 कंट्रीज की बात करूँ, ठीक है। अब इसने इसको बोला कि आना 3 बच्चों की बात करूँ, ठीक है, 3 बच्चों की बात करूँगी मैं ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाए। प्लेग्राउंड में नहीं खेलना है, ठीक है, एक ने बोला कि हाँ फेवर में वोट किया कि हाँ हमें करना चाहिए, सेकेंड में वोट किया ठीक है करना चाहिए, थर्ड वोट कर रहा है नहीं करना चाहिए, नेगेटिव में वोट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, वीटो बोलते हैं। अब ये जो नेगेटिव में वोट कर लिया ना इस इंसान ने, तो इन दोनों के व्यूज को हट जाएंगे सिर्फ इस इंसान की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वीटो पावर की वजह से क्या हो रहा है, बाकी सारे कंट्रीज के व्यूज चल रहे हैं, हट रहे हैं। और ऐसा कोई जो भी डिमांड है, जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो उस कंट्री के यानी इस बच्चे के खिलाफ होगा तो कोई मतलब नहीं है, इस बच्चे को हमने स्पेशल पावर दे दी वीटो, अभी जब चाहे अपनी मर्जी से लगा सकता है। तो अगर ये बच्चा मनमानी कर रहा है तो उसको हटाना है, यानी कि हम इसकी वीटो पावर हटानी चाहते हैं, यही डिमांड चल रही है कि हमें वीटो पावर हटानी है, ठीक है, वीटो पावर हटानी है, उसको मॉडिफाई करो या फिर हटाओ, या फिर जो कंट्रीज है उनको ज़्यादा बढ़ा दो, क्या परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करो, ठीक है। वीटो और डेमोक्रेसी और सोवर्जिनिटी इक्वालिटी के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 5 होते हैं परमानेंट, 5 और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जो 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं और इन्हें वापस आप री इलेक्ट एक साथ नहीं कर सकते। अब मैं बोल रही हूँ कि वीटो पावर तो हटानी चाहिए, ठीक है, पर क्या आप मुझे बताओ कि चाइना, यूएस की बात करते हैं, यूएस वीटो पावर उसके हटा दूंगी तो क्या वो यूएन के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ऑब्वियसली नहीं लेगा, वो अपनी मनमानी करेगा क्योंकि उसके पास मेजर इकोनॉमिकल पावर है। वीटो पावर हटा दी, यूएन के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अपनी मनमानी करेगा, जो चाहे वो करूंगा मैं, तो वीटो पावर के बिना क्या होगा, ये इंटरेस्ट लूज कर देंगे जो बड़ी बड़ी पावर्स है और अपने मर्जी के हिसाब से चलेंगे, जिसकी वजह से यूएन की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अब यहाँ पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल की आपकी लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर से आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी कम है पर हमें कोई चांस नहीं लेना है। अब देखो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन, ठीक है, क्वेश्चन तो मेंबरशिप का मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप हमें इंक्रीज करनी है, उसका क्वेश्चन तो रहता ही है। दूसरे इश्यूज क्या है कि बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर इश्यूज है, जब यूएन ने अपने 60 इयर्स कंप्लीट किए थे ना, मतलब 60th एनिवर्सरी आप बोल सकते हो, तब 2005 के अंदर सितंबर के अंदर उसने सबको इनवाइट किया था कि आप यहाँ पे मिलो और आप रिव्यूज करो यूएन के अंदर और क्या क्या चाहिए। तो इसके अंदर डिमांड्स क्या थी, सबसे पहले तो हमें पीस बिल्डिंग कमीशन स्थापित करना है। सेकेंड चीज़ क्या है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। समझो इस लाइन का क्या मतलब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अगर एक कंट्री है उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, उसके अंदर सिविल वार चल रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही,
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और वहाँ पे क्या जाएगी, अपनी मशीनरी भेजेगी या फिर जो अपनी गवर्नेंस है उसको भेजेगी और क्या करेगी, उस कंट्री को अपने अंडर ले लेगी, ठीक है। और इसके क्या होगा, वो कंट्री के अंदर लोगों के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसमें बात चल रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं कि अगर नेशन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ पे जाकर उस नेशन को अपने अंदर ले सकती है। और थर्ड डिमांड क्या थी, हमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्थापित करना है, जो स्थापित हो चुका है 19 जून 2006 के अंदर स्थापित हो गया था। देन अभी क्या एक और डिमांड क्या है कि हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि MDGs को लाना है, उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने हैं। और नेक्स्ट डिमांड क्या है कि हमें टेररिज्म को हटाना है, टेररिज्म को कंडेम यानी कि टेररिज्म को हमें बोलना है कि यार ये सही नहीं है, तो हम उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें, ठीक है। कोई भी फॉर्म में टेररिज्म हो उसको हटाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन भी नेसेसरी है कि अगर जो कंट्रीज है वो अगर डेमोक्रेसी के रास्ते पर चल रही है और उसको करने के लिए उन्हें कुछ फंड चाहिए, तो उसके लिए डेमोक्रेसी फंड भी होना चाहिए। और ट्रस्टशिप काउंसिल के अंदर भी काउंसिल को हटाने की बात हो रही है। अब ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होती है, सिंपल समझो, एक कंट्री है, ठीक है, वो UN के अंदर है, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है अभी, वो सिर्फ UN के अंडर है, वो क्या हो जाएगी, ट्रस्टशिप काउंसिल का पार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी, ट्रस्टशिप के अंदर बन जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज उसके ऊपर गवर्न कर रही है, कुछ कंट्रीज नहीं बोल सकते, अब UN गवर्न कर रहा है उसके ऊपर। तो ये डिमांड चल रही है कि ऐसा सब कुछ हटाओ, वहाँ की खुद की गवर्नमेंट बनाओ और उनके खुद के नेशंस को ही गवर्न करने दो, आप क्यों बीच में आ रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये जो जितने भी डिमांड्स हैं इसके अंदर भी क्वेश्चंस अराइज हुए कि पीस बिल्डिंग कमीशन क्या करेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में कौन से कॉन्फ्लिक्ट में अगर जो नेशन है वो नहीं कर पाए तो उसके अंदर हमें इंटरवेन करना चाहिए, ठीक है। और क्या हमें हर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर करना चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी आप बोल रहे हो कि हाँ इसके अंदर करना चाहिए, क्या ये इफेक्टिव भी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और हमें कैसे रिस्पॉन्सेस देने चाहिए अगर उनका वायलेशन हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है इश्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि हमें इसको स्पष्ट रूप से यानी कि आप देखोगे एकदम क्लियरली नहीं बोला, क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं बोला टेररिज्म क्या है, कौन सी टेररिज्म, ठीक है, जो है पीस बिल्डिंग कमीशन वो क्या करना चाहिए, ठीक है, टेररिज्म क्या होती है, कैसे फंड्स रखने चाहिए, डेमोक्रेसी फंड क्या होना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स है वो कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे फुलफिल करना चाहिए। यानी कि आप देखो कि बता दिए कि हाँ ये करना चाहिए, पर उसको क्लियरली नहीं बोला है इसने। अब इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इंडिया और UN की रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया ऑब्वियसली UN को सपोर्ट करता है, ठीक है, और UN को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है वर्ल्ड, तो उसके अकॉर्डिंग UN को भी चेंज करना चाहिए। और UN का जो रोल है डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंदर उसको भी बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बोलते हैं कि डेवलपमेंट UN का सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनाकर रखनी चाहिए। मेजर कंसर्न क्या है इंडिया की, इंडिया बोल रहा है कि हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो आप देख रहे हो 5 परमानेंट है 5 नॉन परमानेंट है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम ही रही है। मतलब जब वर्ल्ड वार 2 की बात से देखोगे तब तक से सेम रही है, 5 परमानेंट। हालांकि जो है ना जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसको इंक्रीज किया गया है 11 से लेकर 15 तक 1965 के अंदर, पर परमानेंट तो सेम ही रही है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ इसको और ज़्यादा इंक्रीज करो ताकि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, ठीक है। ज़्यादातर UN जो मेंबर्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, उनका भी सेम होना चाहिए अगर कुछ भी उन्हें अफेक्ट कर रहा है। तो इंडिया सपोर्ट करता है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों को ही इंक्रीज करो चाहिए, ठीक है, ताकि जो काउंसिल है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी हो और ज़्यादा सपोर्ट भी मिले। और इंडिया डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसके वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। और जाहिर सी बात है इंडिया खुद भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है इस काउंसिल का, ठीक है। तो इंडिया ऐसा क्यों बोलता है कि मुझे परमानेंट मेंबर बनना है, क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। आपको 1/5 है वर्ल्ड पॉपुलेशन की मेरे पास, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ मैं, ठीक है। और सारे UN के जो इनिशिएटिव्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट तो करता ही हूँ, वर्चुअली हो या कैसे भी हो, ठीक है। और पीस कीपिंग के अंदर कंट्रीब्यूट भी करता हूँ भाई, इकोनॉमिकली भी मैं बड़ा बन रहा हूँ और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी तो देता हूँ मैं, कभी पेमेंट पर डिफॉल्ट भी नहीं होता
सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेटस दे देते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इम्प्रूव स्ट्रॉन्ग बना देते हैं हमारी। पर इंडिया के जो क्लेम है उसके चैलेंजेस भी हैं। जैसे पाकिस्तान इसको अपोज करता है, ठीक है, इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कंसर्न है और इश्यूज भी है पाकिस्तान के साथ। अब अगर इंडिया इंक्लूड हो गया तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड होना चाहेंगे। और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर तो कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है भी नहीं, तो वो भी चाहेंगे कि हाँ उनका भी एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन तो हो। तो ये चैलेंजेस भी हैं। अब हम बात करेंगे यूएन जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसके अंदर क्या रोल निभाता है। हमने क्या बोला था कि क्या यूएस जब इतनी ज़्यादा बड़ी पावर बन गई तो क्या यूएन उसको कंट्रोल कर पा रहा है। हम इसके अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो क्या आ जाता है, जो यूएस है वो पावर तो बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, तो उसको डिफिकल्ट है चेक करना, ठीक है। जैसे ही सोवियत यूनियन का फॉल हुआ ना, यूएस का क्या है, बहुत ज़्यादा सोल पावर बन गया। इसकी इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर दोनों ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, यूएन के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी यही बंदा करता है, ठीक है। और ये जो यूएन है ना, ये ध्यान रखना, यूएन के जो भी बाकी तो जगहों पर क्या है कि यूएन ऐसे काम कर रहा है, इनिशिएटिव तो चला रहा है, पर यूएन की जो फिजिकली आप देखोगे ऑफिस जहाँ पे है, जहाँ पे उनकी जो लोकेटेड है वो कहाँ है, यूएस के अंदर ही है, जिसकी वजह से यूएस इनके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी चला सकता है। बहुत सारे यूएन के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो यूएस के ही सिटीजन्स हैं और जो यूएस है उसके पास क्या है, वीटो पावर है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि हम नेगेटिवली वोट कर सकते हैं अपनी मन चाहे जैसे मैं चाहूँगा वो ही होगा। तो यूएसए ने कई बार क्या करता है, वीटो पावर यूज़ कर देता है, ठीक है, ताकि वो जो भी डिसीजन उसके खिलाफ जा रहा है उसको स्टॉप कर सके, ठीक है। तो यूएन जनरल सी बात है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इन्फ्लुएंस तो करता ही है, या फिर जनरल काउंसिल्स को भी इन्फ्लुएंस करता ही है। और जो सेक्रेटरी जनरल है, जो हाईएस्ट होते हैं यूएन के अंदर, जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको भी इन्फ्लुएंस करता ही है यूएस। ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन कैसे होगा, यूएस के साथ कैसे रिलेशंस है उसके ऊपर सिलेक्शन होगा। और वो अपनी पावर किसकी वजह से कैसे यूज कर सकता है, ताकि अपोजिशन ना हो, जो भी वो चाहे वो हो जाए, उसको अपोज करने के लिए नहीं हो। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यूएन को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यूएस की पावर कम कर सकता है। तो यूएन है ना, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस नहीं है यूएस से, हमें समझ में आ गया, ठीक है। पर वो दूसरे नेशंस को एक साथ ला देता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको अच्छे से डिबेट करके सॉल्व कर सके, ठीक है। क्रिटिसिज्म तो बहुत मिला है, फिर भी यूएस के जो लीडर्स हैं वो यूएन की एबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं ताकि वो ग्लोबल इश्यूज के साथ डील कर सके। और बहुत सारे दूसरे नेशंस को भी जो है ना यूएन एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि हाँ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूएस के जो पॉलिसीज है उसको थोड़े बहुत चैलेंज भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर यूएस के खिलाफ सारी कंट्रीज यूनाइट हो जाए तो क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, बहुत ही कम होता है। तो यूएस की जो पावर है उसको बैलेंस करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। और आप देखोगे ये सही भी बात है, मतलब अगर आप पिनक होगा, मतलब एकदम अगर आप क्या करोगे, पिनाकल पर होगे ना डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट पर हाईएस्ट पर लेवल पर होगे ना, तो आपको चैलेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेम गोज फॉर पर्सनल लाइफ एज वेल, ठीक है। तो यूएन की जो अथॉरिटी है उसको चेंज करना, उसको चैलेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। पर यूएन आपको एक आर्गुमेंट्स के लिए स्पेस दे देगा, ठीक है, आपको जो है ना आपकी डिमांड्स है उसको बताने के लिए प्लेस दे देगा, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाँ आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर सकते हो। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि यूएस इज द मेजर पावर होल्डर, ठीक है। इसको एकदम चैलेंज करना इज डिफिकल्ट, पर हाँ एक प्लेटफॉर्म हमें यूएन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है यूएन का रोल भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है और ग्लोबल कोऑपरेशन की नीड भी साथ में ही बढ़ रही है। और लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ जो यूएन है उसके जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि यूएन की जो हम ऐसे यूज़ करें कि वो हमारे फेवर के अंदर काम करे, ठीक है, जो हमारे नेशन इंटरेस्ट के साथ में काम करे। तो इसकी वजह से हमें सिंपल से क्या पता चल रहा है कि यूएन क्या है, वो यूएस के पावर होल्डर नहीं है, पर यूएन का अभी रोल कैसे बढ़ रहा है। अब हम कुछ यूएन की एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या एक फंड है जिसके अंदर अगर किसी नेशन को चाहिए तो वो उसको ले सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशंस देखती है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अंदर 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। और आप बोलोगे कि 190 मेंबर्स से सबके पास एक इक्वल शेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ग्रुप ऑफ 7 है, आपको पता है कौन से है, यूएस, जापान, यूके,
जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। इनके पास 41.29% ऑफ द वोट्स है, यानी कि मेजर जो शेयर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी पॉलिसीज कैसी होगी, वो कैसे जो कंट्री है उसको कौन कैसे रोल देगा, लोन बोल सकते हो, फिर कैसे फंड देगा, ठीक है, पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, उसके ना मेजर से किसका होता है, G7 का होता है। अदर मेजर मेंबर्स कौन से है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक क्या होती है, वर्ल्ड बैंक सिंपल बैंक समझो, बैंक क्या होती है, जो हमें लोन देती है, उसके बदले में हमें क्या चाहिए होता है, कोलैटरल चाहिए होता है। अब कोलैटरल होगा, उसके साथ में क्या है कि आपके जो फॉरेन जो कंट्री वाइज हम देखो ना, वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें, यानी कंट्री के अंदर बोलूँ तो आपकी जो पॉलिसीज है वो अगर आप लोन लेते हो तो इसके हिसाब से चलेगी। ये कब बनी, वर्ल्ड वार 2 के बाद में बनी, 1944 के अंदर ये बनी थी, और इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर मेन फोकस था। ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट्स है, इन सब पर ही फोकस करती है और लोन्स और ग्रांट्स देती है मेंबर कंट्रीज को। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है इसका। अब जैसे ही कोई लोन देगा, यानी कि आपको कोई लोन दे रहा है, तो उसकी जो पॉलिसीज है उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो आपको डेवलप होने के लिए लोन दे रही है ना, तो इन्फ्लुएंस तो करेगी वो आपको। इसलिए कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ये बोल रहा है कि फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लो, ताकि क्या हो, आप डेवलप जल्दी हो, ठीक है। इकोनॉमिकल एजेंडा सेट कर रहा है पुअर नेशंस का, और उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस दे रहा है, अगर लोन चाहिए तो ये कंडीशंस माननी होगी तभी लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। देन वी हैव WTO। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड कैसे हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है, और 1995 के अंदर ये बना था। किसका सक्सेसर यानी किसके बाद में बना था, किसको हटाकर बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को हटाकर बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद। इसके पास 164 मेंबर्स हैं, और ज़्यादातर डिसीजंस किसकी वजह से होते हैं, मेजर इकोनॉमिकल पावर्स की वजह से होते हैं, ये मेजर इन्फ्लुएंस करती है। बट ऐसा आप देखोगे कि जो डिसीजंस हैं वो एक सिर्फ इन्हीं को फेवर नहीं कर रहे, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं फेवर, बट मेजर पावर्स तो अपना ज़्यादा क्या होते हैं, दबाव तो डालती है। और इसके अंदर US आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन आ जाएगा और जापान भी आ जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज की कंप्लेन करती है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं देता, और आपको ऐसे पुश किया जाएगा बड़े पावर्स की वजह से, वो अपने फेवर में आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज है वो लाएगी, ट्रेड रूल्स है वो लाएगी, ठीक है। देन वी हैव IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो 1957 के अंदर बनी थी। किसकी वजह से बनी थी, US के जो प्रेसिडेंट हैं ड्यूड एइजनहावर, उन्होंने बोला था कि एटम्स बनाओ पर शांति की वजह से, शांति के लिए बनाओ, ठीक है। और इसकी वजह से हम क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस एजेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज होना चाहिए, ठीक है, और मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो कंट्रीज हैं उनके जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रेगुलरली चेक करते हैं, ठीक, ताकि वो मिलिट्री यूज के लिए ना यूज हो। देन वी हैव एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या है, एक NGO है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या बोलता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे, और ह्यूमन राइट्स के साथ साथ जो है ना यूनाइटेड, अब ये क्या बोल रहे हैं कि सारे ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करो, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर है। और ह्यूमन राइट्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और आपको करना ही करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन से उनका राइट छीन सकते हो आप, ठीक है। और इसकी वजह से ही यही ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, इस रिपोर्ट के अंदर होता है जो गवर्नमेंट है उसके कुकर्म, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं कर रही है उनके सिटीजन के लिए, जिसकी वजह से उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर खतरा हो रहा है। तो वही ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर आती है। मेजर फोकस क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या चीज़ें सही नहीं कर रही, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च और एडवोकेसी ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, जो वर्ल्ड के अंदर है उसके अंदर लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब US की बात करें तो US के अंदर क्या है, लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है। ये NGO है जो वापस ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करता है, और ये ग्लोबल मीडिया अटेंशन विड्रॉ करता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बताता है जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उसको
क्लियरली बताता है कि हाँ यही होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल कोलिशन भी बने हैं। जैसे जो लैंडमाइंस है उनके अंदर भी कैंपेन जो चली थी ना, वो उसको बैन करने के लिए वही इसकी वजह से बनी है। ठीक है, चाइल्ड सोल्जर्स को स्टॉप करने की भी डिमांड इसकी वजह से हुई है, उसकी कैंपेन्स भी इसकी वजह से बनी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी इसी की वजह से बना है, इसी के हेल्प से बना है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एकेडमिशियंस।